नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। इसमें आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी युग के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी युग। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन कौन थे उस वक्त? भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। तो राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय था उस वक्त 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन जो प्रभावी हुआ था, अस्तित्व में आया था, वो कब आया था? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एमआर सोनार और बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो बाद में जाकर के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एमआर सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन काफ़ी हुए थे। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे और अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी थी। तो गांधी जी कब विदेश से लौटे थे? भारत 1915 में। किनके रिक्वेस्ट पर? गोपाल कृष्ण गोखले के रिक्वेस्ट पर 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे और अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1919 से 1948 तक के युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्चस्व रहा, इसलिए इस काल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1919 से 1948 के समय को। ठीक है, अब बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। कब हुआ था? 1917 में। यह बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा आयोजित पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। चंपारण क्षेत्र के किसानों को ब्रिटिश प्रशासन के तहत अपनी संपत्ति पर नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया था। जो चंपारण के किसान थे, उन किसानों को जो ब्रिटिश सरकार थी उनको मजबूर कर दिया गया था कि उनकी जो खुद की जो भूमि थी उसके ऊपर नील की खेती की जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने इससे जो तीन कठिया प्रणाली थी, जो नील की खेती की जाती, इसको तीन कठिया प्रणाली बोला जाता था। इस तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करवाया और किसानों को उसका मुआवजा भी दिलवाया था। ठीक है, मुआवजा भी दिलवाया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। क्लियर? अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के मजदूरों ने मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस बंद करने के बाद गांधी जी के सहयोग से 15 मार्च 1918 को भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। ठीक है, और ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। 15 मार्च 1918 को इन्होंने अहमदाबाद के जो मजदूर थे, मिल मजदूर, कपड़ा मिल मजदूर, उनके साथ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी 15 मार्च 1918 को। क्योंकि वहाँ के जो मजदूर थे उनको प्लेग बोनस देना बंद कर दिया था। ठीक है, प्लेग जो बीमारी चली थी उस वक्त, तो उनको प्लेग का जो बोनस था वो बंद कर दिया था। इसके स्वरूप गांधी जी ने 15 मार्च 1918 को भूख हड़ताल शुरू कर दी और परिणाम स्वरूप हड़ताल सफल रही और श्रमिकों को 35% वेतन वृद्धि मिली। क्लियर? तो 35% की उनके जो वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। आगे देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने अहमदाबाद के खेड़ा जिले में सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह फसल खराब होने और प्लेग महामारी से प्रभावित किसानों के समर्थन में राजस्व संग्रह में छूट की मांग के लिए किया गया था। उस वक्त एक तो प्लेग महामारी चल रही थी, ठीक है, और दूसरा किसानों की जो फसल थी वो खराब हो गई थी। तो उसमें जो टैक्स था
उस टैक्स को बचाने के लिए गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था और वो सफल भी रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे रोलेट एक्ट 1919। इस अधिनियम को इसकी अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक प्रकृति के लिए गांधी जी द्वारा काला अधिनियम कहा गया है। कौन से अधिनियम को? रोलेट एक्ट 1919 का जो अधिनियम था उसकी अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक प्रकृति के कारण गांधी जी द्वारा इसको काला अधिनियम कहा गया था। इस अधिनियम को बात करें तो इसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के रूप में वर्णित भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन था उसको ये छूट दी गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुकदमे के तहत 2 साल के लिए हिरासत में रख सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी कारण के 2 साल तक वो उनको हिरासत में रख सकते हैं। इसलिए इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती थी। पुलिस वाले को पूरा परमिशन दिया रखा था कि किसी भी को उठा करके 2 साल के लिए आप जेल में डाल सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्यों ये हुआ था? क्योंकि रोलेट एक्ट के विरोध में वहाँ के जो किसान थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा की थी, शांति सभा, वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। परंतु जनरल जो डायर था उसके आदेश पर उसके सैनिकों द्वारा वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। इस कारण वहाँ काफ़ी लोग मारे गए थे। और इस हत्याकांड के बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको नाइटहुड उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की। रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की वो उपाधि जो थी उनके पास, उन्होंने वापस कर दी थी। ठीक है, और भारत सरकार ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो कौन सा आयोग था? वो हंटर आयोग का। क्लियर? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद में। बात करेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक ही चला था। इन दोनों जन आंदोलनों का आयोजन 1919 से 1922 के मध्य भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किया गया था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके कारण जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो किस कारण से असहयोग आंदोलन की वापसी की गई थी? चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, साथ ही अबुल कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था 1919 में। क्लियर? अब बात करेंगे बारदोली सत्याग्रह 1928। इस आंदोलन की शुरुआत 12 जून 1928 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जून 1928 की। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और यह आंदोलन किसानों के बढ़ते करों के खिलाफ था। जो किसान थे उनके ऊपर टैक्स की मात्रा काफ़ी बढ़ा दी गई थी। इस वजह से बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था 12 जून 1928 को। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक बना दिया था। तो जब ये सफल हुआ बारदोली सत्याग्रह तो पटेल जी एक अलग ही लेवल के नेता बन चुके थे। और इस आंदोलन के लिए जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्लियर? आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग पर प्रस्ताव लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा। इस प्रस्ताव पर विचार न करने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था।
तो कौन सा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 13 जनवरी 1930 को। 11 सूत्री मांग रखी गई थी लॉर्ड इरविन के समक्ष, लेकिन उन्होंने मांग पूरी नहीं की थी। इस वजह से गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। दांडी मार्च, दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। यानी कि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। ठीक है, 24-25 दिन चला था ये ना। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील का दांडी मार्च किया, जो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो कहां से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इस मार्च को शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है। तो जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की, उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस जी ने जो नेपोलियन था उसकी एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की जो रोम यात्रा थी उसके साथ में इनकी तुलना की है। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। कहां पर? लंदन में। और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। हरिजन प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन था के मध्य कुछ मांगों को लेकर समझौता हुआ था। उस समझौता को ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1930 को, सॉरी 31 को, है ना, 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1931 को। यानी कि यह सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कहां पर? लंदन में, और जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी एकमात्र पहली बार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। तो गांधी जी द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा तथा लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन की तो कब हुआ था? 1932 में। 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ हुआ था ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया गया था। तो सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया गया था। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया। गांधी जी इस समय पूना की यरवदा जेल में थे और गांधी जी ने इसके खिलाफ 20 सितंबर 1932 को भूख हड़ताल शुरू कर दी और आमरण अनशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किसके लिए? जो सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, उसके खिलाफ गांधी जी ने पूना में यरवदा जो जेल है वहाँ पर 20 सितंबर 1932 को भूख हड़ताल जो कि आमरण अनशन था वो शुरू कर दिया था। पूना पैक्ट या पूना समझौता 26 सितंबर 1932 मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों से महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य जो 26 सितंबर 1932 को समझौता हुआ था उसको क्या नाम दिया गया है? पूना पैक्ट या पूना
समझौता। क्लियर। समझौते के परिणाम की बात करें तो क्या परिणाम थे इसके कि अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन अस्वीकार कर दिया था। जो दलित थे उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी उसको अस्वीकार कर दिया था। किसने? अंबेडकर जी ने। तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो पहले 75 थी उससे बढ़ाकर 140 कर दी थी, आरक्षण सामान्य आरक्षण के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पहले 75 थी उसको 140 कर दी गई थी बढ़ा करके। गांधी जी ने समझौते के बाद दलित उद्धार का कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का यूज किया था और हरिजन नामक समाचार पत्र चलाया था। ठीक है, तो गांधी जी ने दलितों के लिए किस शब्द का उपयोग किया था? हरिजन का, और हरिजन नामक समाचार पत्र उनके द्वारा चलाया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940, यह प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। तो उस समय जो अगस्त प्रस्ताव आया था उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्या प्रावधान थे इसमें कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। ठीक है, और भारत के जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को बहुमत दिया जाएगा और भारतीयों को संविधान बनाने को आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके वजह से युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि जिसे संविधान निर्माण निकाय नियुक्त किया जाए, जो युद्ध चल रहा था उसके बाद में एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940, 17 अक्टूबर 1940 से गांधी जी ने पवननार आश्रम महाराष्ट्र में पड़ता है से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और द्वितीय की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्लियर। आगे देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तथा इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कहाँ से की थी? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और इसी दिन गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध जो नारा था करो या मरो, डू एंड डाई भी दिया था। ठीक है, करो या मरो। तो किस आंदोलन के समय गांधी जी ने यह नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो का? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा यह नारा दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी व कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को तो आगा खां महल था उसमें रखा गया था तथा अन्य जो नेता थे उनको अहमदनगर किले में रखा गया था। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
4 ऑप्शन है आपके लिए। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। आपका ऑप्शन ए सही होगा। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड कर्जन, और इन्हीं के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए है गांधी जी, बी होगा एनी बेसेंट, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन आएगा सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? आंसर बता देता हूं मैं आपको, बताइए। लंदन, है ना? लंदन में। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो आयोजित हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गांधी इरविन, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन देता हूं मैं आपको इसमें। 6 मार्च 1931, बी ऑप्शन है आपका 5 अप्रैल 1930, सी है 5 मार्च 1931, और डी है 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए। तो ऑप्शन आपका सी ए सही होगा इसमें। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। कब? 5 मार्च 1931 को। क्लियर? 5 नंबर देखेंगे, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर ही बताता हूं मैं आपको।
रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। क्लियर। 6 नंबर देखेंगे, भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? ऑप्शन देखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी है लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग, और डी ऑप्शन में आपका आएगा लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। चार ऑप्शन है कि भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड विलिंगडन। तो चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होगा? लॉर्ड लिथगो द्वारा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। लॉर्ड लिथगो द्वारा जो वायसराय था उसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि किसने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है? मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है। किसने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा के साथ की है? ऑप्शन है नेहरू जी, बी है आपका नेताजी, लिख देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा, ठीक है। सी होगा आपका इसमें नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, भीमराव जी, और डी ऑप्शन में आपका जाएगा इसमें पटेल जी, ठीक है। तो बताइए, चार ऑप्शन है, किसने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, दांडी मार्च कहां से शुरू किया गया था? दांडी मार्च कहां से शुरू किया गया? ठीक है।
गांधी जी की बात करें तो दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? तो दांडी से, ऑप्शन है आपके लिए दांडी से, बी होगा साबरमती, खेड़ा से, या फिर जामनगर से। दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम जो था वहां से दांडी मार्च शुरू किया गया था। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन देता हूं। ए है असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, और डी में आपका जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था उसमें। तो करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पूछा गया किस आंदोलन में दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी द्वारा डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित कीजिए। चार ऑप्शन के संख्या पूछी जाएगी। तो ए डाला जाएगा आपका यहाँ पर रोलेट एक्ट, बी ऑप्शन में होगा आपका बारदोली सत्याग्रह, सी ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह, और डी में असहयोग आंदोलन। सन लिख दी जाएगी 1928, 1928, 1920, 1920, 1919, 1918। ठीक है, अब आपको सुमेलित करना है कि रोलेट एक्ट कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। खेड़ा की बात करें तो खेड़ा कब हुआ था? 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। रोलेट एक्ट 1919, बारदोली सत्याग्रह 1928, खेड़ा जो आंदोलन हुआ था 1918, और असहयोग आंदोलन था वो 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। किस अधिनियम
किस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के, किस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक किस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधात्मक प्रकृति के कारण गांधी जी ने क्या कहा था? काला अधिनियम कहा था। ठीक है, किस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधात्मक प्रकृति के कारण गांधी जी द्वारा काला अधिनियम कहा गया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर बता देता हूं मैं आपको। जो रोलेट एक्ट था, कब हुआ था? 1919। रोलेट एक्ट 1919 को गांधी जी ने काला अधिनियम कहा था, क्योंकि इसमें पुलिस को जो पावर दी गई थी कि किसी भी व्यक्ति को उठा करके बगैर किसी मुकदमे के उसको 2 साल के लिए आप कैद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता ना, बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन था बताइए, आंसर बताते हैं। अभी पढ़ाया मैंने आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी, ठीक है। सरदार पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह के जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था, और वहाँ की जो महिलाएं थी उनके द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे किस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापिस कर दी थी? किस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी उनको, उन्होंने वापिस कर दी थी? तो कौन सा हत्याकांड था वो? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ है ये? पंजाब, अमृतसर में। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी इनके पास में, इन्होंने वापिस लौटा दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर। महात्मा गांधी विदेश से भारत कब लौटे?
तो महात्मा गांधी विदेश से भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, 1914, 1920, 1915 और 1916। 4 ऑप्शन है आपके लिए, A, B, C और D। महात्मा गांधी विदेश से भारत कब लौटे थे बताइए? 1915 में। 1915 में गांधी जी विदेश से भारत लौट गए थे और अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना भी, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो 1915 में गांधी जी विदेश से भारत लौट गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया? बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 में, 1922 में, 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्लियर? इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से देखना है। पहले थ्योरी का पार्ट देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी देखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही एसएससी क्वेश्चन पूछता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स के बारे में बता देता हूं, जिनको पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे, तीनों बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की हैं। पहले की बात करें तो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग, एसएससी द्वारा जो आयोजित एमटीएस की जो भर्ती होती है, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये गाइड है, स्पेशल उसी के लिए इसको बना रखा है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार जो सामान्य जीके का पार्ट आता है, गणित का आता है, इंग्लिश का आता है और रीजनिंग का आता है, वो जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। बात की जाए सभी प्रश्नों की व्याख्या की, तो सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी इसमें क्यूआर कोड दे रखा है। आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट उसका पीडीएफ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी के लिए इस बुक को जरूर प्रेफरेंस करें, ये बहुत शानदार बुक है। बात की जाए सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए बात की जाए तो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए ये गाइड स्पेशल बनाई गई है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेके अब तक के प्रश्न, जितने भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर इसमें उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है और सभी प्रश्नों की, जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आंसर के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन, उनका संपूर्ण जो व्याख्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी इसमें डाल रखी है। ठीक है, और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, तो इसको आप जरूर ऐड किए अपने तैयारी में। बात की जाए सामान्य ज्ञान के अलावा, सामान्य ज्ञान को आप मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जितने भी भर्ती आप देखते हो, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियाँ होती है, चाहे टीचिंग की हो, चाहे किसी भी महकमे में कोई भी वैकेंसी आती हो, उसमें जीके का पार्ट तो आता ही है। उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जीके का पार्ट डाल रखा है, यानी कि सामान्य ज्ञान
का अगर आपको मजबूत पकड़ बनानी है तो इस बुक से बेस्ट कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। लैंग्वेज इसकी बिल्कुल सरल है, जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।